राजू क्लास में आने से पहले मास्टर जी की अनुमति लेने लगा। कहने लगा, मास्टर जी मैं अंदर आ जाऊं? बड़ी मासूमियत अपने चेहरे पर सजाए वो पूछ रहा था। जानता था कि वो पूरे 10 मिनट देर से पहुंचा है। रमेश ने बड़ी घूरती हुई नजर उस पर डाली थी। कहने लगा, ये समय तुम्हारे आने का स्कूल है? ये कोई खेलने की जगह है? जब तुम्हारा दिल चाहे तुम मुंह उठा के आ जाओ। चलो अंदर आओ। राजू छोटे छोटे कदम बढ़ाता हुआ अंदर आया, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी सीट पर जाकर बैठता, रमेश ने कहा कि मैंने तुम्हें कब कहा कि जाकर सीट पर बैठो, इधर आओ मेरे पास। काफी गुस्से भरे स्वर में रमेश ने कहा था। राजू अंदर ही अंदर डरा हुआ था। जब मास्टर के पास पहुंचा तो रमेश कहने लगा कि 50 बार उठक बैठक लगाओ ताकि आइंदा देर से आने से पहले तुम्हें सजा याद रहे। ये सुनकर राजू कहने लगा, मास्टर जी आप माफ कर दे, आइंदा देर से नहीं आऊंगा। मास्टर रमेश ने कहा कि कोई माफी नहीं है, अगर पढ़ाई के मामले में जरा भी नरमी दिखाओ तो तुम लोग सर पर चढ़ जाओगे। चलो जल्दी से उठक बैठक लगाओ। राजू अपना बैग उतारने लगा, क्योंकि किताबें बहुत ज्यादा थी। वो मुश्किल ही वो बैग संभाल कर क्लास तक आता था। उसने सोचा कि बैग उतारकर सीट पर रख दे, फिर अपनी सजा पूरी करे। लेकिन रमेश ने कहा कि कोई जरूरत नहीं बैग को उतारने की, बैग पहने पहने ही तुम उठक बैठक लगाओगे। काफी ज्यादा किताबें थीं, बैग का वजन अच्छा खासा था। राजू ने लंबी गहरी सांस ली और फिर कान पकड़कर उठक बैठक लगाने लगा। लेकिन तभी तक चौथी बार ही उठा था कि उसके आंसू बहने लगे। बहुत भारी बैग था जो उसकी कमर पर लटका हुआ था। सेहत में भी वो दुबला पतला कमजोर था। 10 उठक बैठक लगाकर ही मास्टर के सामने आंसू बहाने लगा। कहने लगा, मास्टर जी और नहीं लग रही, मेरी तो टांगे कांपने लगी हैं। मास्टर ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। कहने लगे, देर करते वक्त तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती, वैसे भी तुम ज्यादातर एब्सेंट रहते हो। थप्पड़ पड़ना था कि राजू रोने लगा। रमेश को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। कहने लगा, जल्दी से उठक बैठक लगाओ वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि याद रखोगे। कमबख्तों का ध्यान ही नहीं है पढ़ाई की तरफ। 5 बार उठक बैठक लगाते हुए राजू का पूरा शरीर कांपने लगा था। वो हुचकियों से रो रहा था। टांगे यूं थीं कि जैसे चलने के काबिल ही न रही हों, ऊपर से इतना भारी बैग। रमेश ने कहा कि जाओ जाकर बैठ जाओ और आइंदा देर से मत आना और ना ही तुम्हारी एब्सेंट हो। वो चलता हुआ अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, लेकिन पूरा दिन बार बार अपने आंसू साफ करता रहा। इंटरवल के समय भी वो अपनी क्लास में ही बैठा रहा था। चौथी क्लास का स्टूडेंट था, लेकिन एब्सेंट बहुत रहता था। क्लास में ज्यादातर लड़के उससे दोस्ती ही नहीं करते थे। शायद इसकी वजह ये थी कि वो काफी चुप चुप रहने वाला लड़का था। ये नहीं कि पढ़ने में अच्छा ना था। स्कूल में जब भी टेस्ट देता था उसके नंबर अगर बहुत अच्छे नहीं आते थे तो फेल भी नहीं होता था, अच्छे नंबरों से पास हो जाता था। मास्टर के पूछे गए सवालों का जवाब भी दे देता था। अगर पाबंदी से स्कूल आता तो शायद अच्छे बच्चों में इसका शुमार होता, लेकिन हफ्ते में उसकी 1-2 बार एब्सेंट जरूर होती थी। और अक्सर ऐसा होता कि वो देर से स्कूल पहुंचता था और वो क्यों इतनी देर लगाता था, ये बात रमेश को समझ नहीं आती थी। वो बहुत ही जिम्मेदार मास्टर था और चाहता था कि जिस क्लास में उसे क्लास टीचर बनाया गया है वो उन बच्चों पर पूरा ध्यान दे। वो एक बच्चे पर ध्यान देता था। अपने पेशे से काफी वफादार था, लेकिन उतना ही सख्त स्वभाव का भी था। बच्चे बहुत डरते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि रमेश का दिया गया होमवर्क उसकी क्लास के बच्चे करके ना लाए हों। अगर बच्चा ज्यादा एब्सेंट करता तो रमेश उनके माँ बाप से संपर्क करता था, पूछता था कि आपने बच्चों को स्कूल भेजा भी है कि नहीं, क्योंकि अक्सर बच्चे शरारत के तौर पर घर से तो स्कूल का नाम लेकर निकलते थे, लेकिन पूरा दिन आवारागर्दी करते रहते थे। छुट्टी के समय घर चले जाते और घर वालों को यही बताते कि हम स्कूल से पढ़कर आए हैं। ना स्कूल वालों को खबर होती कि वो बच्चा कब आया और कब नहीं, और माँ बाप समझते थे कि हमारा बच्चा पढ़ाई करने गया है। रमेश बच्चों के ऐसे हथकंडों से खूब वाकिफ था, इसलिए सजा ऐसी देता कि अगली बार बच्चा छुट्टी करने से पहले 100 बार सोचे। आज भी उसने राजू को ऐसी ही सजा दी थी। वो बच्चा छुट्टी के समय अपना बैग उठाए बड़े छोटे छोटे कदम उठाता हुआ अपनी क्लास से निकलकर स्कूल से बाहर जा रहा था। स्कूल में पहुंचते ही बहुत बड़ा खेल का मैदान था और इस मैदान को पार करने के बाद सामने लाइन से क्लासेस बनी हुई थी और एक कोने में ऑफिस था। फिर सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर भी क्लासेस बने हुए थे। वो स्कूल ट्रस्ट पर था। आधे पैसे लोगों की ट्रस्ट से आते थे और आधी फीस बच्चों के माँ बाप भरते थे। रमेश की सैलरी भी बहुत कम थी, लेकिन रमेश को बच्चों को पढ़ाने का जुनून था। कहता था कि मेरा बस चले तो हिंदुस्तान के किसी बच्चे को अंगूठा छाप ना रहने दूं। उसके जुनून और लगन का ये हाल था कि वो हर बच्चे की कॉपी खुद चेक करता था। बच्चा ज्यादा एब्सेंट होता तो उसके घर तक पहुंचकर वजह जान लेता था। अक्सर वजह यही सामने आती थी कि माँ बाप को बेवकूफ बनाकर बच्चे यही कहते थे कि हम स्कूल जा रहे हैं, लेकिन स्कूल का बहाना करके या तो वो किसी खाली मैदान में क्रिकेट खेल कर गुजारते थे या फिर आवारागर्दी करते। जिस स्कूल में रमेश पढ़ाता था वो लड़कों का स्कूल था। बच्चे भी काफी शरारती किस्म के थे।
इसलिए एक डंडा रमेश अपने पास ज़रूर रखता था। जब भी किसी स्टूडेंट के हाथ पर मारता तो लाल कर देता था। कहता था आइंदा छुट्टी नहीं करना। अगले दिन जब राजू स्कूल में आया तो 10 मिनट पहले ही पहुंच गया था। अपनी क्लास में ही बैठा था। असेंबली होने में अभी 10 मिनट बाकी थे। वहां से गुजरते हुए रमेश की जब उस पर नज़र पड़ी तो चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट फैल गई। दिल में सोचा कि अब ये सीधा रहेगा, कल उठक बैठक कराई है तो कैसे आज 10 मिनट पहले न पहुंचता। कुछ ही देर में असेंबली के लिए घंटी बज गई। सारे बच्चों ने असेंबली में सीधी लाइन बनाई और प्रेयर फिर शुरू हुई। अपनी अपनी क्लास में चले गए। लेकिन जैसे ही साइंस का चैप्टर रमेश ने पढ़ाना शुरू किया तो उसकी चील जैसी नजरें सारे बच्चों पर थी। बाएं तरफ की आखिरी सीट पर राजू बैठा ऊँग रहा था। उसे यूं नींद में जाते देखकर रमेश ने हाथ में पकड़ी चौक का सीधा निशाना उसके सर पर लगाया, जो बिल्कुल ठीक निशाने पर लगा था। सर पर चौक लगते ही वो होश में आया था। रमेश को बड़ा गुस्सा आया। कहने लगा खड़े हो जाओ, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ और तुम सो रहे हो। तुम्हें जरा भी एहसास है कि स्कूल में आकर मास्टर का लेक्चर सुनना कितना जरूरी होता है? तुम क्या यहाँ सोने आते हो? चलो आओ, और अब खड़े होकर ही तुम पूरा दिन पढ़ोगे, 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठोगे। राजू कहने लगा सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से शरीर में बहुत दर्द है, ऐसा लग रहा है बुखार है, मैं सोना नहीं चाहता लेकिन मेरी आंखें नहीं खुल रही। रमेश कहने लगा कि झूठे बहाने तो कोई तुम बच्चों से बनाना सीखे। अरे जब मैं तुम लोगों की क्लास में था तो बीमारी के बावजूद पढ़ने आता था और सबसे ज्यादा नंबर लेकर पास होता था। ये बीमारी सब बातें होती हैं, इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मैं तो 100 बुखार में और 101 बुखार में भी स्कूल पहुंचा होता था। खांसी हो, नज़ला हो या कोई और बीमारी, मैंने कभी छुट्टी नहीं की थी। पूरे स्कूल में मेरा रिकॉर्ड था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक और जुनून था, लेकिन मुझे आजकल के बच्चों में ये बात नज़र नहीं आती। बहुत अफसोस होता है, हमारे हिंदुस्तान का भविष्य तुम जैसे जवानों के पास जाएगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। चलो चलो खड़े रहो, कोई ज़रूरत नहीं है बैठने की। राजू बेचारा खड़ा हो गया। फिर पूरा दिन वो खड़ा ही रहा। खड़े खड़े उसकी टांगे अकड़ गई थी। आखिरी पीरियड था। जब रमेश ने कहा कि कॉपियां चेक करवाओ, सबकी कॉपियों में काम चेक करने के बाद जब राजू की कॉपी उसके हाथ में लगी तो उसे लगा कि ये काम राजू ने नहीं किया, क्योंकि बड़ी साफ सुथरी राइटिंग में लिखा गया था और इस बच्चे की राइटिंग इतनी साफ सुथरी नहीं थी। रमेश ने जल्दी से पेज पीछे को पलटे, उसकी राइटिंग चेक करने लगा। सबसे ज्यादा अच्छी राइटिंग इस काम की थी जो कि उसने घर में करने के लिए दिया था। रमेश पहले ही बच्चों को सख्ती से बात मना कर चुका था कि मेरा दिया हुआ काम तुम लोगों को करना है, अपने घर वालों से नहीं करवाना, तुम लोग खुद करोगे। उसका मानना ये था कि अगर बच्चा स्कूल में लेक्चर लेकर वही घर में जाकर उसे दोबारा लिखे तो उसे अच्छे से याद हो जाता है। लेकिन ऐसे बच्चों का पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं जो अपने काम अपने बड़े बहन भाइयों से करवाते हैं या फिर अपनी माँ की मिन्नत करके करवा लेते हैं ताकि लिखने की भी तकलीफ ना उठानी पड़े। रमेश फौरन कुर्सी से खड़ा हुआ, अपना मोटा डंडा उठाया और चलते हुए राजू के पास आ गया। कॉपी उसके आगे डेस्क पर फेंकी और कहने लगा बताओ किसकी राइटिंग है ये। फिर उसका कान पकड़कर मरोड़ना शुरू कर दिया। वो कराह कर रह गया। कहने लगा मास्टर जी मेरी राइटिंग है, मैंने ही काम किया है। वो कहने लगा झूठ भी बोलने लगे हो, ऐसा जोर का डंडा मारूंगा कि होश ठिकाने आ जाएंगे। तुमने क्या मास्टर को बेवकूफ़ समझ रखा है? फिर रमेश ने 3-4 पेज पीछे की और कहने लगा ये देखो, ये है तुम्हारी राइटिंग। इतना साफ साफ काम तुमने घर में किससे करवाया? जरूर अपनी बड़ी बहन से करवाया होगा या अपनी माँ से। शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ बाप का पैसा हराम का है जो फीस भर रहे हैं और तुम बजाय पढ़ने के और अपना काम खुद करने के, ध्यान देने के, अपना काम अपने बड़े बहन भाई से करवा रहे हो। राजू कहने लगा मास्टर जी मैं सच कह रहा हूँ, ये काम मैंने खुद किया है, घर में खुद लिखा था तो इसलिए साफ सुथरा लिख गया। यहाँ पर जल्दी जल्दी में लिखता हूँ तो राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो जाती है, मैंने किसी से नहीं लिखवाया। लेकिन रमेश को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं आया। कहने लगा तुम सच बोल रहे हो या फिर मैं अपने तरीके से तुमसे सच बुलवाऊं? रमेश को झूठ से बहुत चिढ़ थी। उसने कठोर स्वर में उससे कहा। वो कहने लगा मास्टर जी ये काम मैंने खुद किया है। उसका काम छोड़कर एक थप्पड़ रमेश ने राजू के मुंह पर मारा था। वो गिरते गिरते बचा था। जैसे ही सुबह से खड़े खड़े उसकी टांगे अकड़ गई थीं और इस पर जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा था। रमेश को बहुत गुस्सा आया था। कहने लगा एक तो तुमने काम किसी और से करवाया, ऊपर से तुम झूठ बोल रहे हो, वो भी इतनी ढिठाई से। सच बता दोगे तो छोड़ दूंगा। वो कहने लगा मास्टर जी सच कह रहा हूँ, काम मैंने खुद किया है। लेकिन एक और जोरदार थप्पड़ रमेश ने उसके मुंह पर मारा। कहने लगा सच बोल दो, छोड़ दूंगा। झूठ पर ही ढीठों की तरह कायम रहे तो मार मारकर आज तुम्हारी चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। राजू भी अपनी बात पर डटा था। रमेश को बहुत गुस्सा आने लगा क्योंकि उसे अपने तजुर्बे पर बड़ा यकीन था। उसका तजुर्बा कह रहा था कि काम इसने किसी और से करवाया है, ये राइटिंग इसकी नहीं है। राजू की आंखों से आंसू बह जा रहे थे, लेकिन उसकी जुबान पर यही शब्द था कि ये काम मैंने किया है, मैंने किसी से नहीं करवाया। सारी क्लास चुप थी। रमेश के गुस्से को देखकर बच्चे सहमे हुए थे।
रमेश ने कहा कि निकालो अपना पेन और मेरे सामने ऐसी राइटिंग में लिख कर दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये राइटिंग तुम्हारी है या किसी और की। राजू कहने लगा, जी मास्टर जी, मैं लिख कर देता हूँ। राजू सुबह से खड़ा था। खड़े खड़े उसकी टांगे अब अंदर से कपकपाने लगी थीं, क्योंकि उस समय उसे बुखार भी था। लेकिन रमेश को परवाह तक न थी। राजू ने अपना पेन निकाला और अगले पल पेज पर लिखने लगा, लेकिन क्योंकि थकन और बुखार की वजह से उसकी बुरी हालत थी, आंखों से पानी आंसू के जरिए बह रहे थे। बुखार की शिद्दत की वजह से उसने खड़े खड़े जब लिखना शुरू किया तो राइटिंग इतनी साफ सुथरी नहीं हुई थी जितनी कि उसने घर बैठकर काम करने से की थी। फिर मास्टर का डर सर पर सवार था। मास्टर की नज़रें उस पर गड़ी हुई थीं और वो था भी सिर्फ चौथी क्लास का स्टूडेंट, इसलिए घबरा भी गया था। बड़ी कोशिश की उसने कि वैसे ही राइटिंग में लिख सके जैसे कि उसने घर पर लिखी थी, लेकिन काम वैसा नहीं हो पाया। रमेश ने देखा तो कहने लगा कि अब भी तुम झूठ बोलोगे कि ये काम तुमने किया है। इस बार रमेश का लहजा बड़ा गजबनाक था। राजू कहने लगा, मास्टर जी, मैंने ही किया है। यहाँ पर इसलिए भी नहीं लिख सका क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और फिर मैं सुबह से खड़ा हूँ, थक गया हूँ। रमेश कहने लगा, एक तो तुम झूठ बोलते हो, ऊपर से जुबान चलाते हो, वो भी टीचर के सामने। तुम्हारी नज़र में टीचर की क्या कोई अहमियत नहीं? हाथ निकालो अपना। आज मैं तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि दोबारा कोई बच्चा ना तो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करेगा और ना ही अपना काम किसी से लिखवाएगा, और तुम तो बिल्कुल अलग ही तरह सीधे हो जाओगे। 50 बार उठक बैठक करवाई थी ना तुमसे। कैसे अगले दिन 10 मिनट पहले तुम पहुंचे थे स्कूल? तुम बच्चों को प्यार की जुबान समझ ही नहीं आती। तुम लोग सिर्फ डंडे के आदी हो। ये कहकर उसने राजू का हाथ पकड़ा और उस पर डंडा मारना शुरू कर दिया और हर बार जोर से डंडा मारकर पूछता, बताओ सच क्या है, काम किससे करवाया है? राजू कहने लगा, मास्टर जी, काम मैंने खुद किया है। रोए जा रहा था लेकिन इसी बात पर डटा हुआ था। रमेश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे मार मारकर वो खुद भी हाँफने लगा था। कहने लगा, सच बताओ, छोड़ दूंगा। राजू कहने लगा, सच कह रहा हूँ मास्टर जी, काम मैंने ही किया है। आखिर में जब रमेश थक गया तो उसने उसे जोर से धक्का दिया था। वो गिरते गिरते बचा था। कहने लगा, तुम जैसे बच्चे बड़े होकर गुंडे बदमाश बनते हो, कभी भी अच्छा इंसान नहीं बन सकते। दफा हो जाओ यहाँ से, बैग उठाओ और निकलो यहाँ से। अपनी शक्ल मेरे सामने मत लाना, वरना ये ना हो कि मैं तुम्हें और मारना शुरू कर दूं। झूठा कहीं का, 100 थप्पड़ खा लिए लेकिन अपने झूठ से बाज नहीं आया। अरे किसी अंधे को भी नजर आता है कि राइटिंग तुम्हारी नहीं है। अगर सच बता देते तो इतना नहीं पिटते मुझसे। राजू रोए जा रहा था। कमर पर, हाथ के डंडों पर निशान खड़े खड़े, टांगे खड़े खड़े वैसे कर चुकी थीं। अब तो कपकपा भी रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने बैग उठाकर अपनी क्लास से बाहर निकल गया। अभी छुट्टी होने में भी 10 मिनट बाकी थे। स्कूल से बाहर निकल गया। अगले दिन वो स्कूल नहीं आया था। रमेश कहने लगा, देखा ना, फिर से छुट्टी कर ली इसने। ये बच्चा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। एक तो झूठ बड़ी ढिठाई से बोलता है, मार खा कर भी झूठ बोलता रहा और अब ये छुट्टियां करेगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने पर ध्यान क्यों नहीं देते। चाहते तो यही है कि बड़ा होकर ऑफिसर बने, उनका नाम रोशन करे, लेकिन स्कूल भेजते हुए जान निकलती है। रमेश ने अपना दिल जलाते हुए पहले तो राजू की बुराइयां की, फिर बच्चों को पढ़ाने लगा और ये भी सोच रहा था कि कल आएगा तो उसे छोड़ूंगा नहीं, इससे भी ज्यादा कड़ी सजा दूंगा। लेकिन वो अगले दिन भी नहीं आया। जब उसे एब्सेंट हुए 15 दिन गुजर गए तो प्रिंसिपल ने रमेश को अपने ऑफिस में बुलाया। कहने लगे, आपकी क्लास में एक बच्चा 15 दिन से एब्सेंट है, क्या उसकी कोई एप्लीकेशन आई है? रमेश ने कहा कि नहीं आई। वो कहने लगे, वो क्यों नहीं आ रहा? आपकी क्लास का कोई बच्चा एब्सेंट नहीं होता, क्योंकि आप अपने बच्चों पर बड़ी मेहनत करते हैं, और अगर बच्चा ना आए तो आप तो खुद जाकर वजह पता करने की कोशिश भी करते हैं। आप पूछे जाकर बच्चा क्यों नहीं आ रहा? रमेश कहने लगा कि जब वो आखिरी बार आया था तो उसने अपना काम अपने किसी बड़े बहन भाई से करवाया था और फिर झूठ बोल रहा था कि काम उसी ने किया है, इसलिए मैंने उसे ज़रा डांट कर कह दिया। 2 थप्पड़ क्या लगा दिए तो उस बच्चे ने तो आना ही छोड़ दिया। हो सकता है अपने माँ बाप से मेरी शिकायतें लगा रखी हैं, इसलिए उसके घर पूछने जाऊंगा तो उसका बाप उल्टा मुझ पर चिल्लाने लगेगा, क्योंकि अपने बच्चों की गलती तो माँ बाप को नज़र नहीं आती। टीचर अगर ऊंची आवाज़ में बात कर दे या दो थप्पड़ लगा दे तो टीचर को ही बुरा बना देते हैं। प्रिंसिपल कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी, आप जाएं और जाकर पता करें, क्योंकि वो बच्चा कभी भी फेल नहीं हुआ। अगर कम एब्सेंट हुई तो इस कम एब्सेंट में भी अच्छे नंबर ले लेता है, और ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि 15 दिन उसने लगातार छुट्टी की हो। रमेश कहने लगा, ठीक है, मैं जाता हूँ, मुझे आप उसके घर का पता बता दें। प्रिंसिपल ने रजिस्टर खोलकर राजू के घर का पता बता दिया। उसी शाम रमेश राजू के घर चला गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो पहले तो किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। दूसरी तीसरी दस्तक पर एक आदमी ने दरवाज़ा खोला था, जिसकी शेव बड़ी हुई थी। हुलिया अजीब सा हो रहा था। रमेश ने कहा कि क्या ये राजू का घर है? सामने खड़े आदमी ने कहा कि जी हाँ, उसका घर है और मैं राजू का बाप हूँ। ये सुनकर रमेश ने गहरी सांस ली। कहने लगा कि आपका बच्चा 15 दिन से स्कूल नहीं आ रहा, एब्सेंट है। मैं उसे पढ़ाता हूँ, इसलिए सोचा जाकर पूछ लूँ।
रमेश का ये कहना था कि राजू का बाप फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा वो कभी स्कूल नहीं आएगा मास्टर साहब। उसके पिता रोते हुए रमेश के गले लग गए। कहने लगा मेरा बेटा मर चुका है। ये सुनना था कि रमेश की रंगत एकदम पीली पड़ गई। वो कहने लगा उसे क्या हो गया और कैसे मर गया। राजू का बाप कहने लगा कि मेरा बेटा बहुत बीमार रहता था, लेकिन उसे पढ़ने का भी बहुत शौक था। हर समय वो बुखार में रहता था। मैंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन सब उससे मायूस हो चुके थे। उसे कैंसर था। मैं उससे बहुत कहता था कि वो घर में रहा करे, लेकिन उसे पढ़ने का बहुत शौक था। जिस दिन उसकी तबीयत ज़रा भी ठीक होती थी वो स्कूल पहुंच जाता था, लेकिन इस बार जब स्कूल से आया तो बहुत रो रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगा कि शरीर में बहुत दर्द है। उसे बहुत तेज़ बुखार था और फिर वो बुखार बढ़ता ही चला गया। उसके हाथों और कमर पर लाल रंग के निशान पड़े हुए थे। मैंने पूछा किस चीज़ के हैं, तो कहने लगा एलर्जी हो गई है। ये सुनकर रमेश अपनी नज़रों में शर्मिंदा हो गया था, क्योंकि वो डंडे से पड़ने वाले निशान थे। उसका बाप कहने लगा मेरा बेटा मर चुका है। फिर कहने लगा कि बड़ी मेहनत से घर पर बैठकर अपना होमवर्क करता था। उसकी किताबें देखता हूँ तो रोना आता है। ये सुनकर रमेश को लगा कि जैसे उसके अंदर कोई चीज़ क्षण से टूटी हो। अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को वो रोक नहीं पा रहा था। कितना गलत समझा था उसने राजू को। वो बच्चा तो इतनी बड़ी बीमारी के साथ पढ़ने आता था सिर्फ इसलिए कि उसे पढ़ने का शौक था। रमेश को याद आने लगा कि अक्सर वह स्कूल में जब पहुंचता था तो हाँफने लग जाता था। अक्सर उसका शरीर गर्म रहता था। नींद से उसकी आंखें बोझल रहती थीं। बच्चों के साथ खेलता भी नहीं था, बस अपनी क्लास में बैठा कोई किताब पढ़ता रहता था। उसकी आंखों में उदासी सी होती थी। जैसे जैसे वो राजू के बारे में सोच रहा था उसके आंसू बह जा रहे थे, और जब अपना जाहिलाना व्यवहार उसे याद आया तो दिल खून के आंसू रोने लगा। ये चाहा कि समय का पहिया पीछे घूम जाए और वो राजू को अपने सीने से लगा ले कि इतनी बड़ी बीमारी के साथ भी पढ़ने आता था, अपनी मेहनत से पढ़ता था, लिखता था। वो तो उस दिन सच ही कह रहा था कि काम उसी ने किया है, लेकिन मैंने उसकी बात सुनने की कोशिश नहीं की, ना समझने की कोशिश की और उसे मारने लगा। तेज बुखार में भी उसे मारता चला गया। जैसे जैसे रमेश सोच रहा था उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। घर आकर उसने खाना नहीं खाया, बस बहुत रोए जा रहा था। उसकी पत्नी उसके रोने की वजह पूछने लगी, लेकिन कुछ नहीं बताया। कुछ देर बाद सीधा शमशान घाट चला गया। अभी तक उसकी समाधि की मिट्टी गीली थी, ऊपर गुलाब की पत्तियां गिरी हुई थीं। उसकी समाधि के पास खड़ा होकर घुटनों के बल बैठ गया। फूट फूट कर रोने लगा, अपने हाथ जोड़ने लगा। कहने लगा राजू मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं सच नहीं जानता था। हो सके तो अपने मास्टर को माफ़ कर देना। ये थी रमेश की कहानी। लेकिन हमारे सारे टीचर से गुजारिश है कि अगर कोई ऐसा बच्चा जो आपकी क्लास में हो, आप क्लास में भी हो, तो भगवान के लिए उसकी बात पर भरोसा करें और पहले पता कर लें और फिर हाथ उठाएं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।